Hello everyone and welcome back to the channel Online Vardhan. Myself Dipali Verma and you all know that we are running a CTPYQ series. किस एग्ज़ाम के लिए? RS MS SSB JEE एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, तो आज इसका 5th सेशन है और आज के सेशन में हम करेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के क्वेश्चंस. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है विच इक्विपमेंट इज़ यूज टू लेवल द ग्राउंड एंड स्प्रेड द लूज मटेरियल. तो कौन सा है वो? हमारा ग्रेडर होता है. ठीक है, हमारा ग्रेडर होता है. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं. बुलडोज़र्स क्या होते हैं हमारे? अ हैवी स्टील ब्लेड माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द ट्रैक्टर. दीज आर एफिशिएंट एक्सकेवेटिंग टूल्स. ठीक है, ये कौन से टूल्स होते हैं हमारे? बुलडोज़र्स एक्सकेवेटिंग टूल्स होते हैं फॉर शॉर्ट हॉलिंग. ठीक है, यानी इनके एप्लीकेशंस कितने होते हैं हमारे? 100 मीटर तक लिमिटेड होते हैं. क्लियर. अब नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रेडर्स हमारे. जैसा कि हमने अभी पहले देखा ही कि ग्रेडर्स हमारे किस लिए यूज़ होते हैं? हमारे लेवल करने के लिए. किसको? ग्राउंड को लेवल करने के लिए. तो इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर लेवलिंग एंड फिनिशिंग. ठीक है, तो इसका क्या यूज़ होता है? इसका यूज़ होता है मेनली एक्सकेवेशन का या फिर शॉर्ट हॉलिंग का. और हमारा नेक्स्ट जो होता है ग्रेडर्स हमारा लेवलिंग और फिनिशिंग का काम आता है. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, फिर इट्स आउटपुट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ एरिया कवर्ड बाय मशीन पर आवर. ठीक है, चलो आगे देखते हैं पावर शॉवल्स. पावर शॉवल क्या होते हैं? पावर शॉवल्स जो होते हैं वो हमारे लिफ्टिंग, डिगिंग और मूविंग द बल्क मटेरियल्स सच एज कोल, सॉइल, ग्रेवल, स्नो एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये किसके लिए यूज़ होता है? हमारा बेसिकली लिफ्टिंग के लिए होता है, डिगिंग के लिए होता है या फिर बल्कि मटेरियल्स को मूव करने के लिए यूज़ होता है. किसका यूज़ करते हैं हम? पावर शवल का. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ड्रैग लाइंस. अब ड्रैग लाइंस क्या होते हैं हमारे? कि ये यूज किस में आते हैं? एक्सकेवेट अर्थ एंड लोड. ठीक है, यानी कि हमारा जो सॉइल है, सॉइल एक्सकेवेशन करता है और सॉइल एक्सकेवेट करने के बाद वो लोड भी करता है. कहाँ पे लोड करता है? ट्रक्स वगैरह या फिर जहाँ पे भी उसको डिपॉजिट करना हो. ठीक है, तो वहाँ पे तो बेसिकली इसका यही काम होता है. समझ में आ गया? तो क्या करता है ये? सिर्फ एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल करता है और उसको लोड करता है जहाँ भी नेसेसरी हो. क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ क्रेन द लफ्टिंग ऑपरेशन इज़ यूज्ड फॉर. अब लफ्टिंग ऑपरेशन किस लिए यूज़ होता है हमारा? मूविंग द बूम इन और आउट एज रिक्वायर्ड. अब बूम क्या है? बूम को हम जिप भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? जिप भी बोलते हैं. चलिए देख लेते हैं ये क्या होता है. ठीक है, अब ये क्या है? लफ्टिंग ऑफ द क्रेन मीन्स टू मूव द जिप. और मैंने आपको बताया कि जिप और बूम जो है वो सेम चीज़ है. ठीक है, तो देख लेते हैं ये होता क्या है? एन ऑपरेटिंग आर्म दैट एक्सटेंड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सेंटर. ठीक है, अब ये जो है दिस इज़ अवर जिप और बूम. ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं. ऑफ अ क्रेन वर्टिकली टू लिफ्ट लोड. अब ये क्या करता है? यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये बाइंडेड है, ये हमारा वायर क्या हुआ है. तो ये क्या करता है? यहाँ पे अगर हम इस कुछ लोड कर देते हैं तो ये वर्टिकल मूवमेंट करता है, अप भी और डाउन भी. क्लियर हो गया? फिर लफ्टिंग जब मूव्स अंडर द पावर. अब क्या है? ये पावर है. कैसा पावर है हमारा? हाइड्रोलिक या फिर केबल होते हैं. क्लियर हो गया? और ये विद अ लोड इनटू वर्किंग एंगल ऑफ अ लिफ्ट ऑफ अ लोड. ठीक है, चलो अब ये पर्टिकुलर किसी एंगल पे भी, यानी कि बेसिकली क्या है यहाँ पे आपका क्या होता है कि एक वायर लगा होता है या फिर केबल लगी होती है. केबल में हमारी कोई चीज़ आ जाती है तो हम उसको वर्टिकली अप मूव कर सकते हैं और वर्टिकली डाउन भी मूव कर सकते हैं. इतना आपको ध्यान रखना है. ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं. अब क्या है? द साइज ऑफ पावर शवल. अब क्या है? साइज ऑफ पावर शवल इज़ रेफर्ड इन. अब हमारा किस में रेफ़र होता है? हमारा पावर शवल का साइज़ जो है वो हमारा क्यूबिक मीटर में होता है. ठीक है, किस में होता है? हमारा क्यूबिक मीटर में. अब जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि बेसिकली पावर शवल आपको याद रखना है किसके लिए यूज़ होता है? हमारा डिगिंग, लिफ्टिंग और मूविंग द बल्की मटेरियल्स. क्लियर हो गया? फिर हमें पता चल गया. अब ये देख लो, अब ये पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका पावर शवल, इस व्हीकल को हम क्या कहेंगे? हमारा पावर शवल होता है. ये हमारा पावर शवल है. ठीक है, अब आप इस चीज़ को नहीं भूलोगे आप अच्छे से. अब जब पावर शवल का आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पावर शवल का काम क्या है, क्योंकि पिक्चर से देख के अब आपको समझ में आ जाएगा. आपने अपने किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे ये चीज़ मतलब ये मशीन या फिर ये व्हीकल को देखा ही होगा. क्लियर? चलो आगे देखते हैं.
वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अर्थ एक्सकेवेशन एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट। अब इसमें से कोई एक है जो हमारा क्या नहीं है, अर्थ एक्सकेवेशन नहीं करता है या फिर लिफ्टिंग नहीं करता है। वो कौन सा है? हमारा बुलडोज़र। ठीक है, बुलडोज़र मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि स्टार्टिंग में आपको बताया था ना मैंने कि बुलडोज़र का क्या काम होता है। तो बुलडोज़र हमारा किस लिए काम होता है? एक्सकेवेट मतलब एफिशिएंटली ये क्या करता है? सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हॉलिंग करता है और एक्सकेवेटिंग टूल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रैक्टिव कोफिशिएंट ऑफ अ क्रॉलर ट्रक लूज सॉइल इज। ठीक है, अब क्या है? इसने पूछा ट्रैक्टिव कोफिशिएंट ऑफ अ क्रॉलर ट्रक। क्रॉलर ट्रक का हमें क्या बताना है? ट्रैक्टिव कोफिशिएंट इन अ लूज सॉइल कितना होगा हमारा? मोर देन दैट ऑफ रबर टायर ट्रैक्टर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या होगा? मोर देन दैट ऑफ रबर टायर ट्रैक्टर्स। अब क्या है कि इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है कि हमारा जो ट्रैक्टिव कोफिशिएंट होता क्या है? ट्रैक्टिव कोफिशिएंट बेसिकली क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि द यूजेबल फोर्स फॉर ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द रनिंग गियर। क्लियर हो गया? यानी कि हमारा जो यूजेबल ट्रैक्शन होता है वो हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली आप इस तरीके से याद रखना कि हमारा इसमें ये बेसिक जो इसकी बेसिक मीनिंग है वो है हमारी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या है कि क्रॉलर ट्रक इन लूज सॉइल, अब क्या होगा कि उसका कोफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए? मोर देन दैट ऑफ रबर टायर ट्रक। ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए किससे? रबर टायर ट्रक से हमारा ज़्यादा होना चाहिए। चलो आगे देख लेते हैं। द आउटपुट फ्रॉम अ शवल इज़ 144 क्यूबिक पर आवर। ठीक है, क्यूबिक मीटर पर आवर। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रक इज़ 12 क्यूबिक पर मीटर कैपेसिटी ईच विथ 16 मिनट साइकिल टाइम। ओके, विथ 80% ऑपरेटिंग एफिशिएंसी विल बी। ओके, तो इसने क्या बोला है? अब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि एक्चुअल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रक। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले देख लेते हैं कि द आउटपुट फ्रॉम अ पावर शवल। अब आउटपुट फ्रॉम पावर शवल हमारा कितना है? 144 क्यूबिक मीटर पर आवर। क्लियर हो गया? द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रक ऑफ, यानी कि ट्रक उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? एक ट्रक की कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए 12 क्यूबिक मीटर। ठीक है, विथ ईच 16 मिनट साइकिल टाइम। ठीक है, अब यानी कि एक ट्रक जो है वो 16 मिनट में हमारा ट्रक जाना भी चाहिए और वापस आ जाना चाहिए। ओके, फिर अब क्या है? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है? यानी कि एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी है उसकी 80%। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी अगर 12 क्यूबिक मीटर के 80% एफिशिएंसी होगी तो हमारा एग्जैक्ट एक ट्रक की एफिशिएंसी कितनी आएगी? तो हमारी आएगी वो 9.6 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो अब कितने नंबर ऑफ ट्रक्स चाहिए होंगे हमें? यही कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमें यही बताना है। द नंबर ऑफ ट्रक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 144 अपॉन 9.6 इंटू 60/16। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा हमारा? ये कैलकुलेट करके आएगा हमारा 4। दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एक्सकेवेटिंग रॉक्स द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट इज़। अब पीछे से हम एक्सकेवेशन का करते ही आ रहे हैं और मैंने तो आपको पिक में भी दिखा दिया। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन बी, दैट इज़ पावर शवल। मैंने पिक में भी दिखाया आपकी, वो क्या करता है? एक्सकेवेशन करता है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्या है इसमें? फाइंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वर्क शोन इन द फिगर। ठीक है, ये आपके इवेंट्स हैं 1 2 3 4 5। हमें क्या बताना है? इसका टोटल ड्यूरेशन बताना है। ठीक है,
तो अब इसमें क्या है कि हमारे इसमें 3 नेटवर्क्स बनेंगे। कौन कौन से पहले देख लेते हैं हम। 1 2 3 5, 1 2 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारे 3 नेटवर्क इसमें फॉर्म होंगे, यानी कि या तो ये पाथ हो सकता है, या तो ये पाथ हो सकता है, या फिर ये पाथ हो सकता है। क्लियर हो गया। अब क्या है कि सबका हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले किसका करेंगे, 1 2 3 5 का। तो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन किसके लिए, अब यहाँ पे लिखते जाते हैं फॉर 1 2 3 5। अब इसके लिए निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारा टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 6, यहाँ पे देखो 6 + 8 + 4। ठीक है, 6 + 8 + 4 हमारा कितना आ जाएगा, 18 डेज। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले के लिए निकाल लेते हैं फॉर, नेक्स्ट क्या था हमारा 1 2 4 5, 1 2 4 5। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा हमारा, तो देख लेते हैं 6 4 7, 6 + 4 + 7 दैट इज़ हमारा 21 डेज आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कि अब नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 6 8 0 7। ठीक है, यानी हमारा फॉर 1, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत ऐड कर दिया, यहाँ पे हमारा कितना आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 17 डेज। चलो अब नेक्स्ट के लिए ऐड करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके लिए कितना आएगा हमारा, इसके लिए आएगा हमारा 6 + 8 + 0 + 7 दैट विल बी हमारा 21 डेज। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। अब क्या है, इन तीनों में हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है तो वो हमारा क्रिटिकल पाथ से मिलता है। और क्रिटिकल पाथ में हमें क्या लेते हैं, हम उसका जो मतलब मैक्सिमम होगा, यानी इन तीनों में जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपना टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बनाते हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा तीनों नेटवर्क वैल्यू के, यानी कि 21 डेज होगा। और यही हमारा क्रिटिकल पाथ भी होगा। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन डी आ रहा है हमारा 21 डेज। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश एंड एक्टिविटी। तो कौन सा होगा हमारा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम हमारा क्या होता है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी। ठीक है, पेसिमिस्टिक टाइम हमारा क्या होता है, हमारा होता है ये मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी। ठीक है, फिर अब हमारा मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है, तो ये बेसिकली हमारा पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम के बीच में लाई करता है। क्लियर हो गया। सो इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी इफ़ नॉर्मल कंडीशंस प्रिवेल। तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन होती है, इफ़ नॉर्मल कंडीशंस प्रिवेल। क्लियर हो गया।
अब क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम भी हम अपना मोस्ट लाइकली टाइम का ही एक अनदर टर्म बता सकते हैं कि हाँ मतलब एक्सपेक्टेड टाइम हमारा यानी कि मोस्ट लाइकली टाइम ही होगा, यानी कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था और सारी कंडीशंस नॉर्मल है तो फिर वो उस पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो गया। तो दैट मीन्स कि हमारा ये ए और डी तो सेम ऑप्शन है, और बाकी दोनों मैंने आपको बता ही दिया कि मिनिमम टाइम हमारा जो होता है वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, मैक्सिमम टाइम जो होता है वो हमारा पेसिमिस्टिक टाइम होता है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या है हमारा, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक टास्क इन CPM इज़ नोन एज। अब जो भी परफॉर्मेंस हमारी होती है हमारी, ठीक है, CPM में, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड में हमारी जो भी परफॉर्मेंस होती है ऑफ अ स्पेसिफिक टास्क, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, एन एक्टिविटी इज़ अ फिजिकली आइडेंटिफाइबल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच कंज्यूम्स बोथ टाइम एंड रिसोर्सेज। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एरो। ठीक है, ये एरो से रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से। क्लियर हो गया? फिर इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क। बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, अब मैं यहाँ पे कैसा एरो बनाऊँ, थोड़ा मोटा बना देती हूँ। ठीक है, चल इसमें क्या है कि फिर क्या है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क। क्लियर हो गया ये चीज़? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है इन चारों में। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग फिगर से क्या क्या हम कंक्लूजन निकाल पाते हैं। तो पहला कंक्लूजन हम देख सकते हैं कि इवेंट 3 और 4 जो है अकर आफ्टर सेकेंड इवेंट, यानी कि 3 और 4 जो है तभी हमारा अकर करेगा जब हमारा सेकेंड इवेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी इवेंट 3 एंड 4 अकर आफ्टर सेकेंड इवेंट, ये तो हमारा करेक्ट हो गया, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। फिर क्या बोल रहा है वो कि इवेंट 3 कैन अकर आफ्टर इवेंट 4, इवेंट 3 कैन अकर आफ्टर इवेंट 4। तो क्या ये हो सकता है? तो इवेंट 3 कैन अकर आफ्टर इवेंट 1, ये तो हमें दिख रहा है। इवेंट 2 के भी बाद हो सकता है, ये भी हमें दिख रहा है, लेकिन 4 के बाद हो सकता है, ऐसा हमें कुछ भी मिला नहीं है, तो इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। फिर क्या बोल रहा है ये, इवेंट 7 प्रिसीड्स इवेंट 6। तो क्या बोल रहा है, प्रिसीड मतलब कि 6 स्टार्ट होने से पहले हमारा 7 ख़त्म हो जाना चाहिए। तो सही बात है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा जो 7 है वो प्रिसीड कर रहा है किसको, 6 को। ठीक है, और कौन कौन से इवेंट हमारे प्रिसीड कर रहे हैं 6 को, 3 और 5 भी वो इवेंट है जो हमारे 6 को प्रिसीड कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इवेंट 5 फॉलोज द इवेंट 3। इवेंट 5 फॉलोज इवेंट 3, सही बात है, यानी कि इवेंट 3 ख़त्म होगा तभी हमारा 5 स्टार्ट हो पाएगा, यानी कि 5 को 3 को फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये भी सही है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन सही नहीं है। दैट मीन्स कि करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने पीछे डिस्कस किया ही था कि इवेंट क्या है हमारा, तो इवेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इवेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं द स्टार्ट और एंड या फिर फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी। देखो जैसे आप इसी डायग्राम में देख लो, मैं इसमें ही समझा दे रही हूँ कि 8 हमारा इवेंट है, या तो ये फिनिश हो गया या तो ये स्टार्ट हो रहा है, यानी वन एक्टिविटी हमारी क्या हो रही है, सॉरी फर्स्ट इवेंट हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, फिर 8 इवेंट हमारा क्या हो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब क्या है कि ये हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं कि थर्ड इवेंट यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, फिर 5 इवेंट हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। यानी एक्टिविटी हमारे एरो से शो करते हैं, इवेंट को हमारे हम नोड से शो करते हैं। क्लियर हो गया? दैट इज़, अब इन पर्ट एनालिसिस द स्टार्ट और फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप और एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज इवेंट। ठीक है, तो इवेंट क्या है, द स्टार्ट और फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी और द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। क्लियर हो गया? दैट मीन्स कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इन अ CPM नेटवर्क लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है, लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर एन इवेंट आई इज़ 8 वीक्स। ठीक है, फिर एक्टिविटी IJ, यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी IJ takes 4 weeks for completion
एक्टिविटीज़ आई जे है जो 4 वीक्स लेती है। ओके, फिर इवेंट जे है जो स्टार्ट होता है आफ्टर 12 वीक्स। ये हमारा इवेंट जे है, ये हमारा इवेंट आई है, ये हम अब क्या है, इसने क्या बोला कि एल एफ टी इज इक्वल टू 8 वीक्स है यहाँ पे, ठीक है। और हमारा क्या है, इवेंट जे का स्टार्ट आफ्टर 12 वीक्स, ठीक है। तो स्टार्ट आफ्टर यानी कि हमारा इसका क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम जो होगा जे एक्टिविटी का, वो हमारा क्या दिखा रहा है, ये 12 वीक्स, ठीक है। सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा स्टार्ट होगा ये इवेंट स्टार्ट कब होगा, आफ्टर 12 वीक्स, आफ्टर 12 वीक्स, स्टार्ट आफ्टर 12 वीक्स, यानी कि ख़त्म होने का मैक्सिमम, यानी कि फाइनल, यानी कि यहाँ पे ये क्या है कि हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर एन इवेंट आई, यानी मैक्स टू मैक्स ये कब फिनिश हो सकता है, हमारा 8 वीक्स तक, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये कब से, मतलब जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट हो सकता है, 12 वीक के बाद। क्लियर हो गया, यानी कि हमारा जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, जो इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 8 वीक ले सकता है, तो वो हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो हमारा आई के लिए हो जाएगा 8 वीक्स। क्लियर हो गया। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल फ्लोट कैलकुलेट करना है यहाँ पे आई जे एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा हमारा फ्लोट, LFT यानी लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम, इस एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा हमारा, 12 वीक्स। इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम हमारा आई के लिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 वीक्स। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं, LFT माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ आई, तो कितना होगा हमारा, ये 12 माइनस 8। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा ड्यूरेशन कितना आ रहा है हमारा, इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन हमारा है 4 वीक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 माइनस 4 दैट इज़ 0 हो जाएगा, यानी कि फ्लोट कितना आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। फ्लोट फॉर द एक्टिविटी ऑफ आई जे इज़ 0। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्रीमेंट टू बी साइंड फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, ये 4 हमें डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। अब कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे साइन किए जाने चाहिए ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जो एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो अब हमारा क्या है कि टू बाइंड इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, यानी एक एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में जो हमारा कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट होता है उसको बाइंड करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो पहले हम देख लेते हैं, हमारा चाहिए होता है LOA यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, LOA। फिर दूसरा हो गया हमारा GCC दैट इज़ जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ GCC दैट इज़, ये भी चाहिए होता है। ओके, फिर सेकेंड भी यानी GCC भी चाहिए होता है, दैट इज़ जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर तीसरा हमें चाहिए होता है PCC दैट इज़ पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एप्लीकेशन तो है। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार, आगे बढ़ते हैं। फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड स्कोप ऑफ वर्क्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑब्वियसली ये भी चाहिए होता है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और थर्ड नहीं, फोर्थ भी है। क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं कि हमारी और क्या चाहिए होती है, डिटेल डिज़ाइन ड्राइंग्स, ऑब्वियसली यहाँ पे ड्राइंग भी है, दैट मीन्स ड्राइंग भी चाहिए होगी। और हमने क्या देखा था इससे पहले, पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको भी ले सकते हैं, पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ एप्लीकेशन को, हाँ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं। चलो ठीक है, ये भी हो गई हमारा, थर्ड भी होगा। क्लियर हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट आता है प्राइस बिल ऑफ क्वांटिटीज़, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि शेड्यूल्ड बिल ऑफ क्वांटिटीज़, इसको हम क्या बोलते हैं ऑफिशियल टर्म्स में हमारे BOQ। ठीक है, यानी बिल ऑफ क्वांटिटीज़। तो प्राइस बिल कह लो, आप शेड्यूल्ड बिल कह लो, जो भी होगा, तो हमारा बेसिकली क्या है, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ को हम लेना पड़ता है, यानी 5th और 6th भी हो गए, दैट मीन्स कि सारे के सारे सही हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्लियर हो गई। ओके, डी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है हमारा, इसमें क्या बोल रहा है, इन अ CPM नेटवर्क लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर एन इवेंट आई इज़ 10 वीक्स। ठीक है, अब क्या है, इवेंट आई के लिए हमारा 10 वीक्स लेटेस्ट फिनिश टाइम है, और फिर क्या है हमारा एक्टिविटी आई जे हमारा 4 वीक्स है। जैसे हमने पहले किया था वही सेम क्वेश्चन है हमारा, सिर्फ हमारे डाटा चेंज हो गए हैं। ठीक है, फिर जे इवेंट का स्टार्ट हमारा क्या बोल रहा है कि आफ्टर 16 वीक्स हो सकता है। क्लियर हो गया। ये फ्लोट फॉर एक्टिविटी आई जे एस एफ यहाँ पे क्या होगा, LFT माइनस EFT। ठीक है, माइनस हमारा क्या होगा, अगेन ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। क्लियर हो गया। अब क्या है इसमें 16 माइनस 10 हो गया, और फिर यहाँ पे हमारा हो गया माइनस ड्यूरेशन कितना था हमारा 4, यानी कि यहाँ पे फ्लोट हमारा कितना आया 2 वीक्स। दैट मीन्स कि अगर हमारा की एक्टिविटी जब, जैसे मान लो ये हमारा यहाँ पे नोड है हमारा आई, यहाँ पे नोड है हमारा जे, ये है हमारी एक्टिविटी आई जे। ठीक है, तो हमारा जो आई एक्टिविटी है वो कितना डिले हो सकता है, तो हमारा आई एक्टिविटी ख़त्म होने में, आई इवेंट हमारा ख़त्म होने में कितना डिले कर सकता है, हमारा 2 वीक्स का डिले कर सकता है। ठीक है, तो अगर 2 वीक्स का वो डिले करता भी है तो भी हमारे जे एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया, फ्लोट का एग्जैक्टली यही मीनिंग होता है। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In an event activity relation, the value of standard deviation is given by equation sigma square minus 5 sigma plus 4 is equal to 0, where sigma represents standard deviation. If the value of pessimistic time for the given relation is 10 hours, then the value for optimistic time would be, अब क्या होगा कि हमारा बेसिकली ये बोल क्या रहा है, अब देख लेते हैं। उसने बोला है कि हमारा जो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा दिया हुआ है किससे, हमारा इक्वेशन से। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन हम देख लेते हैं। अब इक्वेशन क्या है हमारा, यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर माइनस 5 सिग्मा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा, सिग्मा माइनस 4 और सिग्मा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि सिग्मा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी हमारी 4 और 1। सिग्मा इज इक्वल टू TP माइनस T0 अपॉन 6। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे TP क्या होगा, TP इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 10 आवर्स है। ठीक है, ये हमें पता है क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर हो गया, यानी हमारी जो पेसिमिस्टिक टाइम है वो हमें दे रखी है। तो हम बाकी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू हमारा 10 माइनस T0 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा T0 क्या आ जाएगा, माइनस 14, दैट इज़ इनवैलिड वैल्यू, क्योंकि हमारा टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। चलो फिर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे सिग्मा को एक बार 4 रख लिया था। ठीक है, तो हमारा क्या है, अब दूसरा क्या रखना है हमें, 1। अब 1 रख के देख लेते हैं कि हमारा सिग्मा यहाँ पे 4 था, मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं 10 माइनस T0 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या होगा, T0 क्या आएगा हमारा 4 आवर्स आ जाएगा सॉल्व करके। क्लियर हो गया, तो दैट मीन्स कि हमारा 4 आवर्स जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या है, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टेक्निक्स इज बेस्ट सूटेड फॉर रिसर्च ओरिएंटेड। ठीक है, तो रिसर्च ओरिएंटेड के लिए हमारा कौन सा बेस्ट होगा, तो रिसर्च ओरिएंटेड के लिए हमारा बेस्ट होता है PERT, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब बाकी सब भी हम लोग एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि देखो, सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या देखेंगे हम, पाई चार्ट को। ठीक है, तो पाई चार्ट हमारा क्या होता है, अ पाई चार्ट इज़ अ
सर्कुलर, अब देखो जैसे आपको ये पता ही है कि ये सर्कुलर होता है। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके से हमने चीज़ों को डिवाइड कर दिया। अब ये क्या शो करता है, ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग एज अ सेगमेंट, एज अ सेगमेंट ऑफ सर्कल। जैसे मान लो कि कंस्ट्रक्शन में हमारे डिफरेंट जॉब्स होते हैं, ठीक है। उन जॉब्स को हमने डिफाइन कर दिया कि वो इतना कंप्लीट हो गया, वो इतना कंप्लीट हो गया, वो इतना कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है, पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। या फिर प्रोजेक्ट्स के हमारे मान लो कि डिफरेंट सेगमेंट्स है, तो उन सेगमेंट को हमने बता रखा है कि वो हमारा कितना कंप्लीट हो रखा है, ठीक है। और प्रोजेक्ट में हमारा वो कितना परसेंटेज शेयर करता है, प्लस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में और कितना टाइम हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। पाई चार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बार चार्ट को देख लेते हैं। अब बार चार्ट क्या होता है, बार चार्ट हमारे बेसिकली क्या होता है, ये पिक्टोरियल होता है, ठीक है। हमारा ये पिक्टोरियल होता है चार्ट। आपने ऐसे चार्ट देखे ही होंगे ग्राफ के बीच में, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें हम एलैप्स्ड टाइम दिखाते हैं, और जो हमारा वर्टिकल होता है उस पर हम जॉब और एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है। जॉब और एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, टाइम होता है बेसिकली। समझ में आ गया। अब क्या है, ये हमें बताता है कि कौन सी एक्टिविटी कितनी कंप्लीट हुई है और कितना और टाइम लगेगा उसको कंप्लीट होने में, और कितना टाइम लगा था उसको कंप्लीट होने में, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी शो होती रहती है। क्लियर हो गया। चलो अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट पर्ट मैंने बता ही दिया। पर्ट हमारा बेसिकली किसके किसके लिए यूज़ होता है, तो पर्ट टेक्निक हमारा जो है वो न्यूमेरिकल टेक्निक है, और यूज्ड इन द प्रोजेक्ट इन विच टाइम कैन नॉट बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली, ठीक है। जैसे सच एज रिसर्च। अब क्या है कि ये बेसिकली हमारा किस में यूज़ होता है, ये बेसिकली हमारा उसी में यूज़ होता है जहाँ पे हम टाइम डिफाइन नहीं कर सकते। अब जैसे आप मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च चल रहा है, तो आप ये चीज़ नहीं बता सकते कि वो रिसर्च कितने टाइम में कंप्लीट हो पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो टाइम एस्टिमेट है, आप एग्जैक्ट टाइम एस्टिमेट कभी भी नहीं बता पाओगे, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स में, अब मान लो कि आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कब कर पाओगे ये आप बता सकते हो, लेकिन उसमें डेवलपमेंट कितना कब तक कब कर पाओगे ये चीज़ आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली इसी चीज़ के लिए होता है। फिर अब क्या है कि हमारा जो CPM होता है, CPM बेसिकली तो हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क होता है। फिर ये किस में यूज़ होता है, रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क में। जैसे कि रिपीटेटिव वर्क होता है ना, कि जैसे हमने एक बार मान लो कि हमने क्या किया, हमने एक पेन बनाया, ठीक है। हमने एक पेन बनाया और हमें क्या करना है कि वो पेन को हमने चेक किया, सब कुछ परफेक्ट निकला, और हमें क्या पता चला कि मार्केट में उसकी चीज़ें अब मतलब वैल्यू हो चुकी है। तो अब क्या कर रहा है, वो कंपनी जो है वो सेम पेन बार बार बना रहा है और उसको मार्केट में सप्लाई कर रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, रिपीटेटिव काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी रिपीटेटिव काइंड ऑफ वर्क विच हैज़ डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। मतलब उनको अब कुछ इनोवेशन नहीं करना है अभी इसमें, अब जो चल रहा है उसी को रिपीट करते रहना है। तो हमारा कौन सा टेक्निक यूज़ आएगा, CPM, ठीक है, यानी क्रिटिकल पाथ मेथड टेक्निक हमारा यूज़ होगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। If D is the duration, ES and EF are the earliest start and finish time, ठीक है। फिर LS and LF are the latest start and latest finish time. फिर the following relationship holds good, ठीक है। अब क्या है कि हमारा earliest finish time is equal to earliest start time plus activity duration। एक तो ये हो गया हमारा। फिर दूसरा होता है हमारा कि लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू लेटेस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन। दैट मीन्स कि हमारा कौन सा सही है, हमारा D ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इफ़ द ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, इफ़ द ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक फॉर द एक्टिविटी A। अब ठीक है, कोई एक्टिविटी A है, उसके लिए क्या क्या यहाँ पे पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। अब क्या है, उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है, ए के लिए 7, ठीक है, ए के लिए कितना है 7, और हमारा मोस्ट लाइकली टाइम कितना है 8, मोस्ट लाइकली टाइम हमारा 8 है, और फिर हमारा पेसिमिस्टिक टाइम है 9 डेज़। चलो ठीक है। फिर कोई एक और एक्टिविटी है, उसके लिए हम देख लेते हैं कि उसके लिए हमारा क्या क्या है। उसके लिए हमारा 6 जो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, 6 ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया हमारा,
फिर 7.5 हमारा क्या हो गया, मोस्ट लाइकली टाइम 7.5, और हमारा जो 12 डेज हो गया वो हमारा हो गया हमारा पेसिमिस्टिक टाइम। क्लियर है? चल आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। अब क्या पूछ रहा है, देन अब क्या है, इन चारों स्टेटमेंट में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या है, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम, ठीक है, देख लो आप, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटी पूछा है, फिर एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ बोथ पूछा है, यानी बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें दोनों का एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करके रख लेना है। उसके बाद हम स्टेटमेंट देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो चलो एक्टिविटी ए के लिए पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लेते हैं एक्टिविटी ए के लिए सॉल्व करके क्या, एक्सपेक्टेड टाइम हमारा जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करना है, हमारा T0 प्लस 4Tm प्लस TP अपॉन 6। क्लियर हो गया। अब क्या ये 7 प्लस 4 × 8 प्लस 9 अपॉन 6 इज इक्वल टू 8 डेज, ठीक है। अब बी के लिए हम लोग देख लेते हैं कितना होगा एक्सपेक्टेड टाइम। तो बी के लिए हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, सेम फॉर्मूला, बस वैल्यूज़ हम लोग अब बी की क्या रखेंगे यहाँ पे, 6 प्लस 4Tm यानी 7.5, फिर प्लस 12 अपॉन 6 इज इक्वल टू 8 डेज। अब क्या है, अब पढ़ लेते हैं कि एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ बी, नहीं दोनों इक्वल हैं, तो पहला गलत हो गया। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ बोथ द एक्टिविटीज़ ए एंड बी विल बी सेम, ट्रू, यही है हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि दोनों का क्या आ रहा है, हमारा बराबर आ रहा है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या है, द टाइम बाय विच अ पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रिसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटी इज़ नोन एज। अब क्या है कि यहाँ पे हमारा कौन सा ऐसा फ्लोट है जिसमें हम क्या कहते हैं कि हम अपने एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं, जिसमें हमारा न तो प्रिसीडिंग एक्टिविटी हमारा डिस्टर्ब होगा ना ही सक्सीडिंग एक्टिविटी। तो ऐसे फ्लोट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्लोट कहेंगे, ठीक है। बाकी हमारा क्या होता है कि हमारा जो टोटल फ्लोट है ये हमारा किसको अफेक्ट करता है, ये हमारा सक्सीडिंग एज वेल एज प्रिसीडिंग, ठीक है, सक्सीडिंग एज वेल एज प्रिसीडिंग दोनों एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। हमारा फ्री फ्लोट किसको इफेक्ट करता है, हमारा फ्री फ्लोट जो है वो प्रिसीडिंग एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। फिर क्या है हमारा इंटरफेयरिंग फ्लोट। इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या है कि ये अनदर हेड इवेंट यानी स्लैग फॉर्म करता है। ये क्या फॉर्म करता है, फॉर्म हेड इवेंट स्लैग, ओके। अब हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट, जैसे मैंने अभी बता ही दिया कि हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट किसी को भी अफेक्ट नहीं करता है, ना तो प्रिसीडिंग एक्टिविटी को ना ही सक्सीडिंग एक्टिविटी को। क्लियर हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या है इसमें कि द ऑप्टिमिस्टिक यानी कि द ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली टाइम हमारा पेसिमिस्टिक टाइम, ओके। यहाँ पे हमारा क्या क्या दिया हुआ है, एक एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी का ऑप्टिमिस्टिक टाइम 5 है, मोस्ट लाइकली टाइम 10 है और पेसिमिस्टिक टाइम हमारा 21 है। क्लियर हो गया। फिर अब उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, ठीक है। तो हमारा चलो देख लेते हैं हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या है हमारा इसका, एक्सपेक्टेड टाइम हमारा होगा इसका सेम फॉर्मूला जो हमने पीछे किया था, 4Tm प्लस TP अपॉन 6, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा TO। अब क्या है ऑप्टिमिस्टिक टाइम हमारा कितना है, 5 प्लस 4 × 10 प्लस 21 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा ये 11 डेज। लेकिन अब हमारा क्या है, हमारा दो ऑप्शन में दिख रहा है हमारा कि हमारा 11 आ रहा है,
तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है यहाँ पे सिग्मा अगेन। तो सिग्मा क्या होगा, TP माइनस T0 अपॉन 6, जैसा पीछे भी हमने देखा था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अब TP को क्या होगा 21 माइनस 5 अपॉन 6 दैट इज़ 16 अपॉन 6। अब 16 फुल्ली डिविजिबल तो है नहीं 6 से, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डेसिमल है, आपको पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।